हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस की। ब्रोंकाइटिस क्या होता है आज हम देखेंगे इसके बारे में। ये एक नया टर्म है जो कि अब हमसे फैमिलियर होने जा रहा है। हम आज इसकी पैथोलॉजी के बारे में देखेंगे, इसकी इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आज के इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन कि ब्रोंकाइटिस होता क्या है। और इसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज अ ब्रोंकाइटिस। ठीक है, वो ब्रोंकाइटिस थी, दैट इज अ TIS, ब्रोंकाइटिस या आइटिस। आइटिस का मीनिंग था हमारा इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। और यहां पर है हमारा टैसिस, TASIS। दोनों की स्पेलिंग्स में माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों डिजीज में, जो कि ये दोनों ही अलग अलग डिजीज होती हैं, क्योंकि इनकी जो इटियोलॉजी है वो अलग है, पैथोलॉजी है वो अलग है, ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ अलग है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे अपना आंसर देना है। अगर ब्रोंकाइटिस के नाम से कोई भी क्वेश्चन आया है तो आपको उसके लिए हमारा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। तो आज के इस सेशन में हम ब्रोंकाइटिस की बात करेंगे, ना कि आइटिस की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ब्रोंकाइटिस क्या होती है? ये एक बेसिकली क्रोनिक लंग डिजीज होती है, एक बहुत ही वियर्ड लंग की कंडीशन होती है जिसमें हमारे लंग्स के जो विंड पाइप हैं वो डायलेट कर जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? उनमें डायलेशन हो जाता है, दैट विल डायलेट, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ जो हमारे विंड पाइप है, हमारी ब्रोंकाइल ट्री है, उसमें स्ट्रेंथ जो होती है उसकी वो वीक पड़ जाती है। हमारे जो भी ब्रोंक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और हल्के हो जाते हैं कि बेसिकली उसमें ये पोटेंसी नहीं होती कि वो एयर को प्रॉपरली इनहेल और एक्सहेल कर सके, या ये कहें कि वो एयर का वेट भी अपने ब्रांचेस में कैरी कर सके। बिकॉज एयर का भी अपना एक वेट होता है जब वो अंदर प्रेशराइज फॉर्म में जाती है। सपोज अगर हमारे ये सराउंडिंग में एयर है तो उसके पास बहुत ही सारा फ्री स्पेस है, बट जब हम उसको कंडेंस करके एक लिमिटेड स्पेस में रखते हैं तो वो एक प्रेशर बनाती है, और उस प्रेशर की वजह से जो भी चीज़ें हैं वो उसको मेंटेन रखती हैं। बट अगर वो प्रेशर ज़्यादा हो गया हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? बस्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए बलून है, हम बलून को सिर्फ उतना ही स्ट्रेच कर सकते हैं, उतना ही फुला सकते हैं जितना कि उस बलून की इलास्टिसिटी है। अगर उसकी इलास्टिसिटी वीक पड़ जाएगी तो हम उसमें कितनी भी एयर भरेंगे वो अपने स्ट्रेंथ शेप में वापस नहीं आ पाएगा। तो सेम कंडीशन हमारी ब्रोंकाइटिस में होती है, जो हमें देखने को मिलता है इसमें कि जो हमारी लंग्स की ब्रांचेस हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाती हैं? वीक पड़ जाती हैं। वीक पड़ने के साथ साथ वो डायलेट हो जाती हैं। तो इसीलिए ये एक क्रोनिक लंग डिजीज है, और साथ ही साथ ये जो है कंप्लीटली नॉन क्योरेबल है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट मीन्स दिस डिजीज विल नॉट क्योर प्रॉपरली। हम इसका लॉन्ग टाइम तक बस ट्रीटमेंट और ट्रीट कर सकते हैं, उसको उसी स्टेज पे रोक सकते हैं कि वो आगे बढ़ने ना पाए, वो और ज़्यादा हमारे ब्रांचेस को डिस्टर्ब ना करे या डिस्ट्रॉय ना करे। बट अगर किसी को ब्रोंकाइटिस से सफ़र कर रहा है कोई पर्सन, तो वो कंप्लीटली नॉन क्यूरेबल है टिल टू डेट। आज की डेट तक में इसका कोई भी कंप्लीट इलाज नहीं है। तो क्या है? ये एक क्रोनिक लंग डिजीज है जो कि होती है परसिस्टेंट एंड लाइफ लॉन्ग वाइडनिंग ऑफ द ब्रोंकियल एयरवे। वाइडनिंग दैट मीन्स कि वो क्या हो जा रही है? चौड़ी हो जा रही है, बहुत ज़्यादा मोटी हो जा रही है, या वो डायलेट कर जा रही है, अपने डायलेटेड स्टेज में चली जा रही है। वाइडनिंग ऑफ द ब्रोंकियल एयरवे एंड वीकनिंग ऑफ द फंक्शन। किसका फंक्शन ये वीक कर रही है? हमारी म्यूकोसिलियरी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को, जो कि क्या कर रही है? ओइंग टू रिपीटेड इन्फेक्शन, जो दैट कंट्रीब्यूटिंग टू बैक्टीरियल इन्वेजन
बैक्टीरिया को खुद से इनवाइट कर रही हैं कि आओ, यहाँ पर हमारे पास एक खुला मैदान है हमारे लंग्स में, जिसमें आप लोग आइए और अपनी संख्या को बढ़ाइए। दैट मीन्स ब्रीडिंग, बैक्टीरिया की ब्रीडिंग पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है आफ्टर ब्रोंकाइटिस। कैसे होती है इसको समझते हैं कि लंग्स में क्या है, हमारे मैकेनिज्म चलती रहती है परमानेंट। अगर हम डायग्राम के तौर पे समझें तो जो भी हमारा लंग्स है फर्स्ट साइड में, इसमें अदर हमारी ब्रांचेस आ रही हैं, वो ब्रांचेस फर्दर डिवाइड हो जा रही हैं अदर ब्रोंक्यूल्स में, फिर वो टर्शरी जा रही हैं, ये हमारी प्राइमरी, देन सेकेंडरी, टर्शरी, और लास्ट में हमारे आ जाते हैं एल्वोलाइज। माइन्यूट हर्ट एंड टर्मिनल पे एल्वोलाइज आ जाते हैं, और यही एल्वोलाई हमारी क्या होती हैं, एयर सैक होती हैं। इसी में हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है। नेक्स्ट जो ये ब्रांचेस है हमारी, इन ब्रांचेस में क्या होता है, एयर का सब डायरेक्शन डिसाइड होती है। हमने जैसे ही जिस रेंज में जितनी जोर से हम इनहेल करेंगे तो जो प्रेशराइज एयर आ रही है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्वली अपने एंड टर्मिनल तक, दैट इज अ एल्वोलाई। एल्वोलाई तक उन्हें पहुंचना होता है। तो हम इनहेल क्या कर रहे हैं, एयर, और वो एयर क्या है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी उसमें गैसेस हैं, प्लस साथ ही साथ बहुत सारे उसमें पैथोजेंस भी हैं, माइक्रो पैथोजेंस हैं, कुछ पॉलेंस हैं, पॉलन ग्रेन्स वगैरह, कुछ फ्यूम है, स्मोक है। तो कुल मिला के उसमें एयर में जो हम इनहेल कर रहे हैं वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, यूजलेस है। उस सभी इनहेल एयर में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। रिमेनिंग चीजों को हमें क्या कर देना है, बॉडी से बाहर कर देना है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो उस प्रोसेस में हमारा जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है वो वापस से बाहर चला जा रहा है, बस उसमें ऑक्सीजन जो है हमारे एल्वोलाई में एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जा रहा है। ओके, तो अब इसमें क्या हो रहा है, सेकेंडरी, जब ट्रैकिया के थ्रू हमारी एयर अंदर आ रही होती है तो वहां पे बहुत ही सारे, ट्रैकिया से लेके ब्रोंकाइल्स तक में बहुत ही सारे छोटे छोटे से माइन्यूट हमारे सीलिया होते हैं। सपोज ये एक छोटा सा सेक्शन है इसका, इस डायग्राम को अगर हम लार्ज में देखें तो यहाँ हमें क्या दिखेगा, बहुत सारे छोटे छोटे सीलिया दिखेंगे, माइक्रोसीलिया, सीलिएटेड हमारी ये ये ब्रोंकाइल्स हमारी सीलिएटेड रहेगी। ऐसे कई सारी सीलिया इसमें हमारे प्रेजेंट रहेंगी, और इन सीलिया का काम क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन अंदर जा रही है या जो भी मिक्सचर अंदर जा रहा है उसमें से जो भी पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, उसको अंदर क्या कर लेंगी, ये कैप्चर कर लेंगे। तो सीलिया के अंदर वो क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। और इसी के ऊपर हमारा म्यूकस भी होता है, म्यूकस की भी वजह से वो स्टिक हो जाते हैं हमारे सीलिया में। ये हमारे सीलिया हैं। ओके, सीलिया और म्यूकस जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म चलती है रिस्पायरेटरी सिस्टम में, रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर, जो हमारे पैथोजेंस, पॉलन ग्रेन, फ्यूम, स्मोक, अदर टाइप के इम्प्योरिटीज जो हैं, हार्मफुल चीजें जो हैं, उसको वहीं पे क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है, उसको वहीं पर रोक देती है कि वो आगे ना जाए। आगे सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगी, हमारी गैसेस जाएंगी, वो गैसेस जो प्योर फॉर्म में है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। तो अब जब ब्रोंकाइटिस हो रहा है तो उस केस में जब हमारी ब्रोंकाइल्स ट्री डायलेट हो जा रही हैं, वीक पड़ जा रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, जो अपना ये सीलिया का फंक्शन है ना, वो फंक्शन उनका धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। क्योंकि सरफेस एरिया तो हमारे पास इतनी ही थी, जब ये नैरो थी
तो सीलिया इतने पास में थी, बट अगर वही इनका डायलेशन हो गया, ये अपने एरिया से बड़ी हो जाएंगी, ना चौड़ी हो जाएंगी, तो जो सीलिया है वो क्या हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पे हो जाएंगे, लाइक दैट, ऐसे। तो सीलिया क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि जो मसल्स थी वो डायलेट, अभी तक वो ऐसे फॉर्म में कोई चीज है तो वो स्टिक है इस इतने में ही है, बट अगर उसको हमने लार्ज कर दिया तो रिमेनिंग जो लार्ज एरिया है वहां पे कोई भी सीलिया प्रेजेंट नहीं होगा। तो उसकी वजह से जब कोई पैथोजन एंट्री कर रहा होगा तो वो वहीं पर क्या होगा, ना चिपक के वो आगे चला जाएगा और आगे हमारे अदर ब्रोंकाइल्स ट्री तक स्प्रेड हो जाएगा। और एक बार अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लंग्स तक पहुंच गया और ऑलरेडी वहां पर कोई इन्फेक्शन चल रहा है, लंग्स हमारा वीक हो गया है, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया है, तो वहां पर उस बैक्टीरिया को एक सफिशिएंट एटमॉस्फेयर मिलेगा अपनी आपको ग्रो करने के लिए, अपनी ब्रीडिंग करने के लिए। तो वो कंडीशन राइज होती है हमारी ब्रोंकाइटिस में। वही चीज यहाँ पर मेंशन है कि मैकेनिज्म ओइंग टू रिपीटेड इन्फेक्शन कंट्रीब्यूटिंग टू बैक्टीरियल इन्वेजन दैट मीन्स अटैक करना, आक्रमण करना हमारी लंग्स के ऊपर, एंड म्यूकस पुलिंग थ्रू आउट द ब्रोंकियल ट्री, पूरे उसमें म्यूकस की पुलिंग हो जाएगी, तो जो सीलिया फॉर्म है वो फंक्शन हमारा लॉस हो जाएगा, बैक्टीरिया को अच्छी खासी स्पेस मिलेगी अपने आप को ग्रो करने के लिए। द नेक्स्ट जो ईटियोलॉजी अगर हम इसकी डिस्कस करें तो ब्रोंकाइटिस की बहुत ही ज्यादा लार्ज ईटियोलॉजी होती है, क्योंकि इनमें कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो इस कंडीशन को जनरेट कर सकते हैं, इस कंडीशन को आप लागू कर सकते हैं। तो फर्स्ट उसमें है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, लाइक माइकोबैक्टीरियम है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, स्यूडोमोनास एरेगोनोसा या स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अगर हमारी किसी भी रीजन की वजह से ब्रोंकोइल ट्री जो है डायलेट कर रही है, म्यूकस पूलिंग ज्यादा हो रही है, तो इन सभी बैक्टीरिया के लिए बहुत ही सूटेबल कंडीशन होती है, बहुत ही ज्यादा सूटेबल कंडीशन एक बन जाती है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया वहां पे बहुत तेजी से ग्रो करने लगते हैं। नेक्स्ट वायरल इन्फेक्शन भी सेम यही कंडीशन है, अगर उनका हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है तो एंटीजेंस एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो वीकर पड़ जाएगा, हमारी जो टी सेल्स हैं, लिम्फोसाइट सेल है वो वीक हो जाएंगी, तो उसी केस में जो वायरस है वो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज उठाएंगे इस बात का और अपनी स्प्रेडिंग को बहुत तेज कर देंगे। सेम फंगल इन्फेक्शन के साथ भी वही केस होगा। सेकेंड हमारा है ईटियोलॉजी में पल्मोनरी डिजीज, अगर कोई पेशेंट, कोई पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, किसी पल्मोनरी डिजीज को सफर कर रहा है, तो उस केस में भी जैसे कि एस्थमा का पेशेंट है, एस्थमा के बाद अगर वो चीज़ें क्रोनिक बनी रही, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया या पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो पाया, वो हेल्दी नहीं बन पाया, तो उस केस में चांसेस है कि आगे जाके कुछ समय बाद जो अस्थमा है वो ब्रोंकाइटिस को जन्म दे या उसको बीमारी को कन्वर्ट कर दे। उसी तरह हमारी ब्रोंकोमाइल्सिया, सीओपीडी, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो ये सारी जो टर्म्स हैं ये पल्मोनरी डिजीज से रिलेटेड हैं। तो अगर किसी को पल्मोनरी डिजीज भी हुई है तो उस केस में भी बहुत चांसेस है कि वो ब्रोंकाइटिस को कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स बाय एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पराजिलोसिस, अगर कोई हमारी बॉडी में एलर्जी हुई है या हमारे इम्यून रिस्पॉन्स ही चेंज हो चुका है किसी के लिए, कि कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है या कोई एलर्जेंस आ रहा है और हमारी बॉडी उसको पहचान ही नहीं पा रही है, वो यही सोच रही है कि ये तो हमारी बॉडी की ही सेल है, हमें इस पे अटैक नहीं करना है, तो उस केस में भी क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब एक तरह से दल बदलू हो जाएगा कि अभी तक तो उसको फॉरेन पार्टिकल के लिए लड़ना था, फाइट करनी थी, बट अब जब वही पैथोजन बाहर से अंदर आ रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसका सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है। और सेकेंड केस होता है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनियाइटिस। निमोनिया के केस में क्या पढ़ा था हमने कि वहां पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं और वही रिएक्शन जो आगे बढ़कर दूसरी कंडीशन में चेंज हो जाती हैं।
उसी तरह हमारा कोग्निशियल एंड जेनेटिक डिजीज में भी जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, यंग सिंड्रोम है, पीसीडी है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम्स हैं, बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिजीज हैं जो हमारे लंग्स में जाके कोई ना कोई चेंजेस करती हैं, जिसकी वजह से अदर डिजीज उसमें उत्पन्न होती हैं या पनप जाती हैं। इंफ्लेमेटरी डिजीज, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, तो इन सब केस में भी क्या होगा, जो एंटीजन एंटीबॉडी है इनका फॉर्मेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शंस है, ऑब्स्ट्रक्शन दैट मीन्स अ ब्लॉकेज। अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी ब्लॉकेज है तो वहां पे पस का फॉर्मेशन होने लगता है, पस एक्यूमुलेट होता है, विंड पाइप नैरो हो जाती है, म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस केस में भी जैसे कि फॉरेन बॉडी कोई भी आ गई है, म्यूकस एक्यूमुलेट है, ट्यूमर है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी निमोनिया है, क्रोनिक एस्पिरेशन है, साइनस है, इनहेलेशन इंजरी है, तो किसी भी टाइप की इंजरी अगर हो रही है तो इसके कॉज बहुत ही ज़्यादा है, प्रिकॉशंस हमें उतने ही ज़्यादा इसके लिए यूज़ करने पड़ेंगे। देन सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, अगर हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है कि उसको ब्रोंकाइटिस है या नहीं है, तो पहले हम उसको फिजिकली एग्जामिन में क्रोनिक कफ कैसा होगा, उसका थिक होगा, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होगा, डिसकलर्ड म्यूकस का कोई भी कलर नहीं होगा। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग, फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन, हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार उसको क्या हो जा रहा है, रिपीटेड न्यूमोनिया हो जा रहा है, ब्रोंकाइटिस हो जा रही है, इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है। देन फैटिक दैट मीन्स थकान, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हैं। चेस्ट पेन, कभी कभी चेस्ट में पेन भी बना रहेगा, क्योंकि जब मसल्स वहाँ की जो ब्रांचेस हैं वो डायलेट हो जाएंगी तो चेस्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील होगा, क्योंकि सरफेस एरिया या रूम तो हमारा जो ऑक्यूपाइड है लंग्स में ब्रोंकियल ट्री का वो फिक्स है, वो चेंज हमारा नहीं हुआ है। बट जब ब्रांचेस ही डायलेट कर गई हैं तो जो चेस्ट है हमारा, जो लंग है, वो क्या कर जाएगा, सोफिस्टिकेशन उसमें होने लगेगी, बहुत ही ज्यादा कंजंक्शन होने लगेगा उसमें। तो वो जो चीज होती है वो हमें चेस्ट पेन के थ्रू समझ में आती है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी, कि क्या मैकेनिज्म उसके पीछे, जो भी हमने ईटियोलॉजी समझी है उसके बिहाइंड पर, उसके बिहाफ पे क्या पैथोजेनेसिस हो रही है जिसकी वजह से हमारा ब्रोंकाइटिस जनरेट हो रहा है, बन रहा है। तो जो पैथोफिजियोलॉजी है ये बेसिकली साइकिल ऑफ एयरवे डैमेज, पहला पॉइंट, इम्पेयर्ड म्यूकस क्लियरेंस दूसरा पॉइंट, और तीसरा क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या करता है, हमारा परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज कर देता है हमारी ब्रोंकाइस का, जो हमारा इन्वॉल्व होता है ब्रोंकाइटिस में। इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो टोटल इसमें 5 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले क्या स्टेप है हमारा, इनिशियल इंजरी या फिर इन्फेक्शन। जब तक हमें स्टिमुलस नहीं मिलेगा, जैसे ही हमें कोई स्टिमुलस या इरिटेंट मिलेगा, अभी तक तो हम नॉर्मली इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, ब्रीदिंग चल रही है, लंग्स में सारी प्रोसेस वैसे ही चल रही है, हमारा एयर इनहेल हो रहा है, एयर सैक फूल रहे हैं, ब्लड में ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं, पूरा फिनोमेना नॉर्मल चल रहा था अभी तक। बट कभी कोइंसिडेंसली कोई भी ऐसा इंजरी हो गई हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स में कोई भी इंजरी हो गई, इंटरनल इंजरी हो गई, या फिर कोई इन्फेक्शन हमारे लंग्स में ऐसा चला गया है, कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस कोई भी ऐसे इंटर कर गया है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले द प्रोसेस ऑफन स्टार्ट विद इनिशियल इंसर्ट, सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा वहां पे मैकेनिज्म स्टार्ट होना। तो वो कैसे करेगा, सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सबसे पहले तो अपने नंबर्स को वो बढ़ाएगा, जो भी इन्फेक्शन होगा वो क्या करेगा, स्प्रेड होगा बहुत तेजी से। ये उसका टाइम ग्राफ है, तो उसकी स्प्रेडिंग पावर बहुत तेज होगी, बहुत तेजी से वो अपने आप को क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रोथ जो होगी बैक्टीरिया की या इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे सपोज टाइम है और यहाँ पे बैक्टीरिया के नंबर हैं, तो नंबर टाइम के साथ बहुत ही तेजी से बढ़ते रहेंगे, तो वो क्या कॉज करेगा, सीवियर इन्फेक्शन कॉज करेगा। देन सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर उसी में हो गया हो, बाई इंजरी, अगर कोई जेनेटिक
डिसऑर्डर जैसे कि फाइब्रोसिस हो गई है, तो जो भी वहां पे सेल की नेक्रोसिस हो रही होगी वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। टाइम के साथ वो जो सेल डेथ है, सेल डैमेज है, वो बढ़ने लगेगा। तो कोई भी चीज होगी वो टाइम के साथ क्या करेगी, ग्रो अप करेगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज करेगी। फिर इम्यून सिस्टम का हमारा क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, या फिर एयरवे में कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली हमारा एयर पाथवे कैसा चल रहा था, सिर्फ एयर के लिए परमिएबल था, बट अब जैसे ही इसके अगले केस में ये चीज नैरो हो जाएगी या ब्लॉक्ड हो जाएगी, तो एयर में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, सांस लेने में हमें दिक्कत होगी, एयर का रूट क्लियर नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा, इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। इम्पेयर्ड दैट मीन्स डिसबैलेंस, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, क्लियरेंस मतलब वहां से उस पैसेज को साफ रखना कि सिर्फ एयर इजिली इनहेल हो और एक्सहेल हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द सीलिया, अब सीलिया क्या है, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइनिंग इन द एयरवे, जो क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लियरिंग म्यूकस एंड डेब्रिस। कोई भी धूल का पार्टिकल उड़ गया, जैसे बहुत ज्यादा आंधी चल रही है, लू चल रही है, या कोई सफाई हो रही है, गर्दा उड़ रहा है, हम वहीं पे खड़े हुए हैं, तो वो सारी चीजें हमारी नोज में जाएगी, बट जब हम उसको इनहेल करेंगे तो वो लंग्स में हमारे नहीं जाएगी, वो सीलिया के थ्रू वहीं पे कैप्चर हो जाएगी, वहीं पकड़ ली जाएगी और वहीं पे ग्रिपिंग उसकी बनी रहेगी। वो ग्रिपिंग वापस रिवर्स कैसे आएगी, जब वहां पे म्यूकस का प्रोडक्शन होगा और वो म्यूकस उस डेब्रिस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, फिर वो म्यूकस बन के हमारा बॉडी से बाहर चला जाएगा, स्पेल हो जाएगा। तो ये एक मैकेनिज्म होती है कि कोई भी डेब्रिस है, कोई डस्ट पार्टिकल है, पॉलन ग्रेन है, तो म्यूकस वहां पर सीलिया के थ्रू, सीलिया उसको कैप्चर करती है, म्यूकस उसको डाइल्यूट करता है और अपने साथ उसको लेके बाहर चला जाता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस चलती है इन हेल्दी लंग्स, बट व्हेन डैमेज्ड, जब ये प्रोसेस डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, म्यूकस एक्यूमुलेट्स बिकॉज इट कांट बी इफेक्टिवली क्लियर्ड। जब हमारा सीलिया जो है वो डैमेज होने लगेंगे, नंबर ऑफ सीलिया कम होने लगेंगे, या वो अपने फंक्शन के लिए एबल नहीं होंगे, तो म्यूकस क्या होगा, कंप्लीटली एक्सपेल नहीं हो पाएगा, वो वहीं पर क्या होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया। अब यहाँ पर म्यूकस भी है, दैट मीन्स मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइज कर रहा है वो उस एरिया को, हम एयर इनहेल कर रहे हैं तो वहां ऑक्सीजन मिल रही है, एटीपी और ब्लड सप्लाई हमारे ब्लड में ऑलरेडी वहां हो रही है। तो किसी भी बैक्टीरिया को अपने आप को ग्रो करने के लिए एक बहुत ही अच्छी कंडीशन मिल जाती है, मतलब पका पकाया खाना, स्पून फीडिंग मिल रही है यहाँ उस बैक्टीरिया को, तो वो यहाँ से क्यों जाना चाहेगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, वो यहीं पर क्या होगा, अपने आप को ब्रीड करेगा, अपने नंबर को स्प्रेड करेगा, बढ़ाएगा। सेम वही बात होगी, नंबर्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो हमारा सेकेंड फिजियोलॉजी है, जो कि है इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। पहले तो इन्फेक्शन अटैक करेगा, दैट इज स्टिमुलस, उसके बाद वो उसके फंक्शन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। अब जब ये सारी चीजें हो ही चुकी हैं, बैक्टीरिया आ गया है, आने के साथ साथ अपने नंबर को बढ़ा चुका है, म्यूकस का बाहर जाना बंद हो गया है, हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो अब क्या होगा, बैक्टीरिया में कॉलोनाइजेशन, वो अपने नंबर्स को बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे, जो क्या करेंगे, रिपीटेड इन्फेक्शन, हर बार हर 10 दिन 15 दिन पे एक ना एक अपने आप को इन्फेक्ट करेंगे लंग्स को, जिसकी वजह से जो साइन और सिम्टम आएंगे, हमने एंटीबायोटिक दे दी, कुछ दिन के लिए रिलीव हो गया, फिर दूसरे बैक्टीरिया का कॉलोनाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाली प्रोसेस क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर करेगा इन्फ्लामेशन को। उसके बाद क्या होगा, हमारे एंजाइम्स और केमिकल मीडिएटर रिलीज होंगे। अब एक बार केमिकल मीडिएटर रिलीज हो जाएगा तो जो भी हमारी ब्रोंकाइल्स हैं वो क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू कर देंगी। कॉन्स्ट्रिक्ट की वजह से जो एयर वॉल है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, प्रेशर आने की वजह से वो कीज क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, या फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा इन्फ्लामेशन के रूप में। नेक्स्ट 4 क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस।
अब जब सारी चीजें हो गई हैं तो लंग्स अपने आप को एडजस्ट करने के लिए क्या करेगा, स्ट्रक्चर में चेंजेस करेगा। तो वो चेंजेस किस फॉर्म में होंगे हमारे, ब्रोंकाइल डायलेशन, जो हमारी वेसल्स हैं, जो ब्रोंकाइल्स हैं, वो क्या कर जाएंगी, डायलेट कर जाएंगे। द इंफ्लेमेशन वीकेंस द ब्रोंकियल वॉल लीडिंग टू परमानेंट डायलेशन, ठीक है। सेकेंड, थिकनिंग ऑफ द एयरवे वॉल ड्यू टू फाइब्रोसिस एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द एयरवे। ये तीन चीजें हमें स्ट्रक्चर चेंजेस में देखने को मिलेंगी जो कि ब्रोंकियल डायलेशन में होता है। क्या क्या, परमानेंट डायलेशन, जो हमारी ब्रोंकाइल्स है वो डायलेट कर जाएंगी, वाइडन हो जाएंगी। थिकनिंग ऑफ एयरवे, एयरवे जो है अब जब डायलेट हो गया है तो वो मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। फिर लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, वहां से इलास्टिसिटी जो है, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ये हमारा फोर्थ था। लास्ट वन इज अ विस्कस साइकिल। विसियस साइकिल क्या होता है, द साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब जो हमने इनिशियली 1 2 3 4 पैसेज पढ़ा था वो फिर से क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो डैमेज एयरवे लीड्स टू मोर म्यूकस रिटेंशन विच कॉज फर्दर इन्फेक्शंस, और दिस साइकिल प्रिट्यूड्स क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड वर्सिंग द लंग डैमेज। तो ये प्रोसेस हमारी एक साइकिल का रूप ले लेगी और कॉन्टिन्यूअसली उस साइकिल को चलाती रहेगी। तो अगर हम इसमें ट्रीटमेंट भी करते रहेंगे तो वो साइकिल रिपीट चलती रहेगी, उसको हम बीच से ब्रेक नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसका सिम्टोमेटिक रिलीफ कर सकते हैं कि अगर वेसल्स डायलेट हो गई हैं तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देगी, उसको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे। म्यूकस अगर जम जा रहा है तो एक्सपेक्टोरेंट के थ्रू उस कफ को हम एक्सपेल आउट कर दें। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, बट उसको कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलास्टिसिटी भी कमजोर हो चुकी है, उसकी स्ट्रेंथ भी वीक हो चुकी है, और जो हमारी वॉल है वो थिक हो चुकी है बाय नेचर। हमारी जो वहां पे सेल फॉर्मेशन हो रही है वो थिकनिंग लेयर ऑफ सेल बन रही है, तो उस सेल को हम नॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर इसमें बहुत ज्यादा, बहुत ही क्रोनिक वे में है तो हम इसमें लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या उसकी सर्जरी करके उस एरिया को वहां से रिमूव कर सकते हैं, बट कंप्लीटली क्योर इसको हम एंड नहीं कर सकते हैं इस डिजीज का। अगर एक बार ये फर्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है तो ये अपने साइक्लिक फॉर्म में चलता ही रहेगा, इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज अ डायग्नोसिस। हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि किसी पर्सन को ब्रोंकाइटिस हुआ है? तो उसके लिए हमें चेस्ट एक्सरे की जरूरत पड़ेगी या फिर सीटी स्कैन करवाएंगे। हम एक हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन करेंगे, स्पुटम टेस्ट करेंगे कि किस टाइप का इन्फेक्शन उसमें हुआ है, या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। पल्मोनरी टेस्ट करेंगे उसके लंग के फंक्शन को एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए। और ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट में हम एयरवे क्लियरेंस टेक्निक यूज करेंगे, जिसमें हमारी चेस्ट की फिजियोथेरेपी होती है, और पोस्ट्यूरल ड्रेनेज, बहुत ही ज्यादा अगर कफ बना है तो हम उसको ड्रेन करेंगे, मशीनरी के थ्रू उस कफ को हम एक्सपेल आउट करेंगे। मेडिकेशंस पे अगर बात की जाए तो एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ब्रोंकोडाइलेटर्स करेंगे एयरवे को ओपन करने के लिए, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूस इन्फ्लामेशन। वैक्सीनेशन का यूज बहुत करना है क्यों, प्रिवेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का अदर हमारा डिजीज ना हो जाए, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए हम BCG का वैक्सीनेशन देते हैं। कोविड वैक्सीन, जो कोविड कोरोना वायरस जो है वो भी हमारे लंग्स पे ही अटैक करता है, तो उसके लिए हमें कोविड वैक्सीन, कोविशील्ड या फिर ये सारी वैक्सीन देनी होंगी उसको। निमोनिया के केस में हमें फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस, अगर इन्फ्लुएंजा है तो उसके लिए हमें वैक्सीन देनी पड़ेंगी, फ्लू वैक्सीन लगवानी पड़ेंगी। तो हर स्टेज में हमें वैक्सीनेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि लंग्स इतना सोफिस्टिकेटेड है क्योंकि वो हमारे आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट से ज़्यादा कॉन्टैक्ट है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है। क्योंकि हम जिस भी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं हमारे पास ऑप्शन नहीं है सरवाइव करने के लिए गैस ऑक्सीजन ना लेने का। एक बार तो अगर खाना खराब है, सड़ा है, तो आप नहीं खाएंगे, थोड़ी देर के लिए भूखे रह सकते हैं,
बट अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो लंग्स में ये क्रिटिकल चीज़ है कि आप जिस भी एरिया में हो आपको वहाँ पर इनहेल करना ही पड़ेगा अपनी एयर को अंदर लेने के लिए। अब उस एयर में फ्री में कुछ भी प्रेजेंट होगा वो हमारे लंग्स में जाएगा ही जाएगा। तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस के तौर पे सारी वैक्सीनेशंस का टाइम टू टाइम टेक लेना ज़रूरी है। फिर इन सीवियर केसेस क्या होती है, हम सर्जरी पे जाते हैं या फिर लंग ट्रांसप्लांट करते हैं। ये हमारा लास्ट ऑप्शन होता है कि हम उसका लंग ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि इसके जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं और ये केस भी बहुत ही रेयर होते हैं। ये डिजीज हम ज़्यादा कंट्रोल अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको स्प्रेड भी नहीं करवाने देते हैं। इसको हम पहले ही क्या करेंगे, प्रिकॉशन लेके उसको वहीं पे रोक देते हैं। तो ये आज का पूरा वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये ज़रा सा भी इम्पॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ फर्दर नए लेक्चर्स के लिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।